रेडी ना? रेडी सर। सही साहब, आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, दरअसल क्या मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह है। आप लोग सब इसी शहर में रहते हैं जहाँ हम रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मैं पिछले 15 दिनों से यहाँ नहीं था, दिल्ली गया हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कलीम साहब के इसमें निकाला गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। और कल जो पिछले 2 दिनों से हो रहा है, जो हमने देखा कि एक वीडियो मेरे सामने से गुज़रा और सुल्तान रिजवी साहब ने एक पर्टिकुलर आदमी को गुंडा उंडा कहने लगे, जो कॉरपोरेटर भी है और विपक्षी है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सुल्तान रिजवी साहब ने, एक रिपोर्टर का भी तरीक़ा बहुत अजीब अलग होता है ना। एक जांच पड़ताल का होता है, रिसर्च का होता है, बग़ैर तहक़ीक़ के, और है भी अगर सच में, तो इस तरीके के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मतलब गुंडा है, ये है, वो नहीं बोलना चाहिए। मेरी यहाँ तक है कि इस किस्म के अल्फाज से गुरेज करना चाहिए था। बहरहाल, वो बूढ़े हैं, एक सीनियर सिटीज़न की तरह हैं, पुराने यहाँ के पत्रकार में से एक हैं। अगर बोल भी दिया उन्होंने, तो क्या आप उसमें वाकई ऐसी गलती आपने की थी कि नहीं की थी? उसका एक तरीका ये हो सकता था कि मैं रात भी कह रहा था कि उन्होंने अगर जो कुछ कहा, अगर उसके अंदर सच्चाई नहीं थी, तो शानू पठान को फ़ौरन आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था और लोगों को बताना चाहिए कि सच्चाई नहीं है, ये मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम है ना। आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, आपने कोई अपना स्टेटमेंट एक मामूली से अपने खुद से भी कर करके नहीं आपने डाला, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं शक को बढ़ा देता है। और जब उन्होंने दोबारा कल ये सारे चीज़ों को करने के लिए धरना, या जो भी कह लीजिए कि वो सब हुआ कल एपिसोड, तो कुछ लोग मारने आए, ठीक है। जब मार रहे हैं कि इसका मतलब है कि आप जो है सच्चाई की आवाज़ को, इसका मतलब है दबा रहे हैं। आप खुद ही प्रूफ दे दिया मारने उधारने से कि सच्चाई की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जो एक हमेशा से रूलिंग करप्ट पार्टी का रहता है। और करप्ट पार्टी एनसीपी के 1-2 नेता नहीं, इनकी पूरी हिस्ट्री है, टॉप टू बॉटम के सब करप्ट ही रहे हैं। और हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ करके हम भी करप्ट हो जाएं। बीइंग ए मुस्लिम, आज मैं ये कहूँगा कि आपको नहीं मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या आपको तालीम दी है? आप क्या मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहे हैं? आप उम्मीद कर रखते हैं कि इस्लाम का गलबा और इस्लाम के साथ और मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो तो सब हमारे अपने करतूतों की वजह से है ना। आज वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर, जब कुरान कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबत परेशानी आती है, तुम्हारे अपने बदअमालियों की वजह से आती है, वयाफू अन कसीर, जबकि मैं तुम्हारे अक्सर गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। तो आज हमारे मुसलमान नेता या कोई भी गलत तरीके से किसी चीज़ को अपने कमाई का ज़रिया बना ले, ये गलत है। और अपने आखिरत के इतने मुसलमान शानू पठान सब जानते हैं कि मुसलमान हैं, ठीक है। कोई आप गैर इलाके में नहीं, आपकी अच्छी तरबियत हुई है, ऐसे जगह रहते हैं जहाँ हर दिन आपको दीन की बात सुनने के लिए। हाजी साहब, जो लोग विरोध कर रहे थे, धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, उन लोगों ने और भी कई तरह के जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हुए हैं। देखिए, इनके ऊपर भ्रष्टाचार में तो पूरे आरोप लगाना क्या, शुरू से अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो पूरा ही डूबे हुए हैं, ठीक है। हमें तहकीक तो नहीं है कितने की, लेकिन हम जब भी देखें, अगर शुरुआत देखें इन लोगों के पॉलिटिक्स का और यहाँ के पूरी इनकी कहानी हिस्ट्री, तो आपको लगेगा कि ये पूरे उसी में यानी कि पले बढ़े हैं पूरा एनसीपी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी अछूता शायद ही हमको मिले जो कहे कि साहब हमने आज तक भ्रष्टाचार नहीं किया हो, ऐसे शायद ही कोई इंसान मिले मुझे। तो जहाँ तक है कि ये सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और ये सब चीज़, और कल हम फ़ौरन दौरा किया वहाँ पे, रात में हम गए। एक सवाल है फैजी साहब, जैसे अभी आपने कहा कि पत्रकार रिजवी ने कुछ अपशब्द कहे, विरोधी पक्ष नेता शानू पठान के खिलाफ कुछ गलत शब्दों का उपयोग किया, लेकिन आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, वो नहीं की। अब उन्होंने गुंडों द्वारा, अपने चमचों द्वारा हमला करा दिया, आप इसको कहाँ तक देखते हैं? ये सही था? ये तो सबसे बड़ी गुंडागर्दी हो गई। गुंडागर्दी कह लीजिए, ये आप लिंचिंग कह दीजिए कि एक आदमी आ रहा है वहाँ पर कुछ करने के लिए, आप अपना मॉब भेज देते हैं या कुछ लोग मिल करके उनको घूंसा से एक बड़े को मारने लगते हैं। ये इंतहाई शर्मनाक है।
समझा, और बहुत ज़्यादा नापसंदीदा है। इसका जितना कंडेम्न किया जाए वो कम है। क्या आपको ये नहीं लगता कि सत्ता का अपने पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है? किया नहीं जा रहा है, मुस्तकिल करती आ रही है। यानी कानून पर हमला आज पत्रकार पे हुआ है, आए दिन तो आप पुलिस पे देखेंगे इनके कोई भी मुखालिफ कोई ज़रा सा भी कुछ एक्टिविटी करे तो यहाँ कुछ नहीं है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, मेरा मौक़िफ़ है, ये पुलिस स्टेशन इनके प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। आम लोगों को कोई भी एक ज़रा सा चूं चढ़ा करे, इनके लोग फ़ोन करके, इनके टॉप टू बॉटम यही हाल है। कोई इंसाफ पसंद नहीं है, ये फ़ौरन फ़ोन करेगा, उसके ऊपर FIR करो, इनको अंदर करो। और इनके आदमी 10 गुनाह करके भी, अभी आप देखिए इनके लोगों के ऊपर अगर FIR हुआ भी तो आप देखेंगे बड़े आसानी से सब सारा मामला फिर सल्टा लिया जाएगा, बहुत सहूलत और आसानी के साथ। तो ये तो चलता आया है। हमें इस वक्त ये कहना है कि अवाम से इस वक्त दरख्वास्त करनी है, अवाम तुम जाग जाओ। ये सब जो है यरगमाल बना लिया है यहाँ के लोगों को, चंद लोगों ने मिल करके, NCP के लोगों ने मिल करके पूरे शहर को यरगमाल बना लिया है, लोगों को भी यरगमाल बना लिया है। और यहाँ की पूरी प्रॉपर्टी को वो अपने विरासत, जिसको विरासत कहते हैं कि बाप दादा की जैसे छोड़ी हुई चीज़ होती है जो मरने के बाद होती है, वो विरासत समझते हुए उसको मनमानी तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। जिस जगह के लिए विवाद हुआ, जहाँ गार्डन था, तो वहाँ पर तो जो है अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि गार्डन ही बनेगा, लेकिन वहाँ पर कुछ जाले बनने की बात आ रही थी, जिसपे विवाद हुआ, कल दीवार तोड़ने गए लोग और मारपीट की घटना भी सामने आई। आप जैसे जो पार्टियाँ जो है ये क्या कर रही हैं इस मामले को? देखिए, इस मामले को हमारा 18 तारीख को, ठीक है, एक बड़ा हमारा 18 तारीख को यहाँ पर एक प्रोग्राम होने जा रहा है और उसमें हमारे स्टेट के सारे बड़े लोग इंशाल्लाह आने जा रहे हैं। स्टेट का प्रेसिडेंट आने जा रहा है, स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट किशोर मांदयान जो IAS भी हैं और यूनाइटेड नेशन में 25 साल तक रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। स्टेट का सेक्रेटरी आ रहा है। हम सब इन चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं, दूसरे मुद्दे को भी ले रहे हैं। और हम ख़ास इसलिए है कि ये जो सियासत चल रही है, इस सियासत को नए मोड़ देने के लिए मुमरा शहर में क्या हमारा आगे की स्ट्रेटजी होगी, ये हम 18 तारीख को रणनीति बनाने जा रहे हैं। उसमें इस मैटर को भी हम गंभीरता से लेने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम कमिश्नर को पहले ही धनंजय गोसावी और ये सोलंकी, ये सब के देखिए, वो जो तोड़ा, उनका मकान जो गिराया था, जो किया, वो अकेले हैं इलीगल। अरे 50 इलीगल तो तुम्हारे यहाँ से लेके वहाँ तक बन रहे हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, तुमको नज़र नहीं आया? तो ये सब भी उतनी ही करप्ट हैं। हम सिर्फ शानू पठान को नहीं कहते हैं, शानू पठान से ज़्यादा करप्ट, यानी कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है TMC और उनके लोग करप्ट हैं जो यहाँ पर ये सारे चीज़ चलाते हैं। JCB शानू पठान लेके आए थे? नहीं। कौन लेके आया था? TMC की तरफ से आया था। आदमी कौन थे? तोड़ने का ऑर्डर कौन देगा? TMC। जिम्मेदार कौन है? तो वही एक बेचारे गरीब का एक झोपड़ी दिख रही थी, पूरे शहर में कोई बड़ा आपको नहीं दिखा, डायमंड। तो और जैसे रिजवी साहब कह रहे थे, तो ये भी एक मालूम करने की अब चीज़ है और हमारी पार्टी जल्द से जल्द मालूम भी करेगी कि क्या शानू, जैसे वो कह रहे थे कि शानू पठान का बंगला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम उसकी भी इंक्वायरी करेंगे कि अगर वाकई वो गलत है। लेकिन मैं हमेशा इसके अगेंस्ट हूँ। मैं एक बात बता दूँ कि अगर इलीगल में पूरे फ्लैट्स 20-50 बने हुए हैं तो उसको ना तोड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी खून पसीने की गाढ़ी कमाई लगा करके उसको ख़रीदते हैं, उसको गिराने से बहुत सारी फैमिलियां डिस्टर्ब होती हैं। लेकिन एक आदमी का बंगला बना हुआ है इलीगल पे, तो इंशाल्लाह हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि ज़रूर टूटे, वह किसी का बना हो। अगर इलीगल पे बना हुआ है तो हम तोड़ने के लिए कहेंगे। वैसे पुख्ता जानकारी है कि बंगला जो बनाया नहीं, मुझे अभी, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे अभी किसी के बारे में नहीं मालूम है, कोई भी जैसा सुल्तान रिजवी ने कहा कि उसका बंगला है, ठीक है, तो वैसे लोगों का किसी का भी हो, XYZ नहीं, शानू पठानी क्यों, कोई हमसे उनके कोई बगावत नहीं है, वो कोई हमारे पुराने दुश्मन नहीं है या उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना आज तक कोई बात है, न चीत है। किसी का भी किसी इलीगल चीज़ के ऊपर अगर बना हुआ है, एक आदमी का है, तो उसको गिराने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहुत सारी फैमिली रह रही है इलीगल बनी, तो उसको रहने दो। साहब एक सवाल और है, अभी चुनाव का भूगोल बच गया है जी, और चुनाव के दिन जो है वो बहुत करीब आते जा रहे हैं जी। अब इसको लेकर आपकी आम आदमी पार्टी किस तरह से मैदान में उतरेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने आज से तकरीबन 1 महीने कबल थाने में 2 बड़ी मीटिंगें पूरे स्टेट के साथ, स्टेट के सारे लोग उसमें मौजूद थे, सारे लोग पूरे स्टेट की मौजूद थी। हमने वहाँ पर बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और वहाँ पे हमने कह दिया है कि हमारी पार्टी पूरी ताकत से 131 सीट लड़ने जा रही है।
हम कहीं उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं है। आप समझ लेंगे कि मुमरा में भी हम पूरी सीट लड़ने जा रहे हैं, लेकिन हमारा रणनीति थोड़ा अलग होगा। वो 18 तारीख को आपको कुछ हिंट्स दे दिया जाएगा और हम बहुत जल्द, हमारी एक लिस्ट बहुत जल्द निकाल दी जाएगी कि ये लोग लड़ने जा रहे हैं, और उनको कहा भी दी गया, अनऑफिशियली कह दिया गया, सिर्फ ऑफिशियली उनका लिस्ट निकालना है। वो अपने एरिया में काम करना शुरू कर चुके हैं और हमें ऐसी पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। जैसे सब कहते थे केजरीवाल को, करके दिखा दिया दिल्ली में। आज पूरा वर्ल्ड उनको जान रहा है केजरीवाल को कि क्या हुआ, क्या कर रहे हैं और क्या करते जा रहे हैं, आगे के स्टेप क्या होगा। सब अब डर और खौफ के माहौल में जी रहे हैं। अभी हमें मालूम है कि हमारे कई स्टेट में हम अभी काबिज हो जाएंगे आने वाले 5 महीने। भाई साहब, जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं विरोधी पक्ष पर, आप उसके लिए क्या करें? क्या कुछ इंक्वायरी की मांग करेंगे या फिर खामोश? देखिए, हमारा खामोश हम कभी नहीं रहते हैं। हमारा हमेशा मांग जो होता है ना, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, कहीं ना कहीं ये जो है जो विरोधी पार्टियां यहाँ की, ये इनका काम था, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक जो है राजनीतिक के भ्रष्टाचार का उजागर किया। आप लोग की पार्टियां पीछे रह गई, जो मुमरा की विरोधी पार्टियां। देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ को इतनी सारी चीज़ें होती हैं एक वक्त में कि सब चीज़ की मालूमात हमें नहीं होती है। और किसी भी डेवलपमेंट में इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, सब मिल के करते हैं ना। तो कभी एनजीओ किसी चीज़ को उजागर करेगा, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी उजागर करेगा, लेकिन जब उजागर हो जाए तो बचाने की जिम्मेदारी सबकी होती है। ठीक है, हम इस मामले में देखिए, हमारे स्टैंड बहुत क्लियर है। हमारे हर सैटरडे मीटिंग होती है, सैटरडे मीटिंग होगी और हम फिर इसके बारे में ऊपर से लेकर नीचे तक लेटर देंगे और जाकर के क्या बनना चाहिए, गाले बनने नहीं। देखिए, सुन लीजिए, मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल साफ़ है कि पहले जो वहाँ पर जिस हालत में थी उसको उतना ही घेर करके पहले गार्डन बना दिया जाए। पहली चीज़, अगर गवर्नमेंट सोचती है कि नहीं, ये गार्डन का कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, हमें दुकान बनानी है, ठीक है, दुकान बनानी है हमको, यहाँ पे लोगों की इकोनॉमी को हमको बढ़ाना है, तो उसका एक अलग तरीका होता है। अगर वो गवर्नमेंट की चीज़ हो तो कोई प्लान नहीं है ना। हाँ, अगर गाले का प्लान नहीं है तो वही है कि अगर गाले का कोई प्लान नहीं है, कल होगा। देखिए, गवर्नमेंट में ऐसा सिस्टम होता है कि अगर वो जानना पड़ेगा कि वो ज़मीन है किसकी, आइदर वो कॉलोनी वाले की है या वहाँ टीएमसी की है। अगर टीएमसी है तो कल होकर के कोई भी स्टेटमेंट पास करके किसी भी चीज़ को दे सकती है। अगर वो कॉलोनी वाले की है तो उनको इख्तियार वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर कॉलोनी की नहीं है, हम एक बात कह रहे हैं, हमारा कोई ये नहीं है, अगर वो बनता भी है तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सबसे बहुत सारे लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आपने कॉमन कर दिया, एक तरीका ये हो सकता है जब बहुत पहले लोगों का तोड़ा गया है उसमें से चंद लोगों को लॉटरी निकाल के दिया जाए। बहुत सारे तरीके होते हैं। जो गार्डन था वो शायद प्राइवेट जमीन पर था, हाँ, उन्होंने टीएमसी को दिया था। हाँ, गार्डन होगा तो टीएमसी के अगर आज टीएमसी को दे दिया, जैसे वक्फ होती है, किसी आदमी की प्रॉपर्टी होती है, हमने वक्फ कर दिया, तो अब वो वक्फ बोर्ड उसको देखेगी, उस पर्सनल उसका कुछ भी नहीं होता है। उसी तरीके से अगर उनकी पर्सनल थी और उन्होंने टीएमसी को दे दिया तो अब गोया इख्तियार टीएमसी का हो गया है। टीएमसी उसके ऊपर डिसीजन लेगी, लेकिन जो भी डिसीजन होगा वो ट्रांसपेरेंसी के साथ और एक शफाफियत उसके अंदर होनी चाहिए। और हम इसकी भी मांग करेंगे कि वहाँ पर दुकान एक बहुत ज़माने से डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा चीज़ है और ये शहर के सेंटर में है। मेरा ये था कि वहाँ पर फ़ौरन लाइब्रेरी बनानी चाहिए, जो बच्चों, यहाँ के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है बच्चों लोगों के पढ़ने के लिए। और भी कई जगह आरक्षित नहीं, देखिए, वो आरक्षित ही रहते हैं, फिर वो कब्जे हो जाते हैं। वहाँ पर हमारी मांग कैसी है, सुन लीजिए, अभी कैसी होगी कि जैसे वो जो बड़े बड़े टैंकर टाइप के होते हैं ना, वो जो बक्से, जैसे एनसीपी की वहाँ पर वो बनी हुई है ऑफिस, वैसे 20 लगा दीजिए लाइन से, एक रो के पूरे लड़कियों के लिए, एक रो का पूरा लड़कों के लिए, और साइड में कहीं पर टॉयलेट वगैरह वो सारी चीज़ें बनाएं। तो ये टेम्प्रोरी होगा। बात काट रहा हूँ, यहाँ चलने के लिए पब्लिक को फुटपाथ नहीं है और आप कह रहे हैं कि 10, 15, 20 कंटेनर लगवा दिए जाए। देखिए, मैं जाकर के उसको नाप करके रात आया हूँ, ठीक है। एक कंटेनर 10 फीट होता है यानी चौड़ाई में, और तकरीबन 30 फीट मैक्सिमम, किसी का है तो 30 फीट है, मैंने पूरा देखा है। तो हम उस तरह, क्योंकि वो जो गार्डन था वो वो 300 फीट चौड़ा लंबा है, 300 फीट लंबा है और तकरीबन 35 से 40 फीट चौड़ा है, ठीक है। तो हम सारे हम जो बात बोल रहे हैं वो हवा में नहीं बोल रहे हैं कि कितने कंटेनर आएंगे, बहुत आसानी से बीच में जगह दे करके, तो उसमें 20 कंटेनर उसी जगह पे
जितना घेरा हुआ था गार्डन का उसी जगह पे 20 कंटेनर लगेंगे। आप सोच सकते हैं कि इसमें कितने बच्चे पढ़ेंगे जब सेंटर हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर होगा और उसमें अच्छा सा लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर कर करके दिया जाए उसके अंदर, और उसका बाज़ाब्ते निगरानी और सीसीटीवी कैमरे हर उसमें बॉक्स में लगे हुए हों, पूरी निगरानी, उसका फिर अलग सा तरीका, लेकिन वहाँ पर बने तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। जो कंटेनर लोग कंटेनर को लेकर के आज अपनी अपनी ऑफिसेज बना ले रहे हैं, हमारे एक नीड्स एजुकेशन की सबसे बड़ी, तो हम क्यों नहीं हो, वो क्यों नहीं हो, दुकान हम क्यों हो। अगर दुकान भी अगर बनने जा रही है, इकोनॉमिक पर्पज़ से आप बना रहे हैं, तो उसमें शफाफियत होनी चाहिए। हम किसी चीज़ का विरोध अगर, लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, प्लानिंग क्या है, उसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से हो रहा था, जिस तरीके से जो हमको खबर मिली कि पैसे लेकर के ये सब चीज़ें हो रही हैं, वो सब गलत हो रहा था। हम उसका कंडेम करते हैं और इस तरीके का कंडेम करते हैं और करते रहेंगे। उसके लिए हमारा आंदोलन भी ज़रूरत पड़ी तो वो जो दुकानें हैं उसको खड़वाने के लिए आंदोलन करके वहाँ पर भूख हड़ताल भी हम लोग शुरू करेंगे। बारिश ख़त्म हो जाएगी, कर दें, शुरू कर देंगे। जी, अगला सवाल। 15